का नाम ये कंबोधिलाल है, कैसा ही रंगो रूप है पैसा ही माल है। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकरधर। आप देख रहे हैं मनी 9। समय हो गया है आपके फेवरेट प्रोग्राम मनी सेंट्रल का। मेरे साथ स्टूडियो में मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। अंशुमान जी से चर्चा शुरू करें उससे पहले देखिए आज कौन सी खबरें मनी सेंट्रल का हिस्सा हैं। शुरुआत होगी तो क्या बंद हो जाएगी फ्री राशन स्कीम? अब इंटरनेट सेवाओं पर लगेंगे पैसे। अंबानी अदानी फिर होंगे आमने सामने। पेटीएम का हाल क्यों हुआ बेहाल? क्यों घट रहे मोबाइल फोन यूजर्स? और क्या चीन से फिर टूटेगी सप्लाई चेन? ये तमाम खबरें आज मनी सेंट्रल में हम डिस्कस करेंगे, इनका विश्लेषण करेंगे अंशुमान जी के साथ। शुरुआत गेहूं की खबर से। देश में गेहूं की कीमतें नई रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई हैं। दिल्ली में गेहूं का भाव 2900 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंच गया है, जो अब तक का सबसे ज्यादा भाव है। नवंबर के दौरान दिल्ली में गेहूं की कीमतों में 200 रुपए प्रति क्विंटल से ज्यादा की तेजी देखने को मिली। गेहूं की कीमतों में हुई इस बढ़ोतरी की वजह से आटा भी महंगा हो गया है। नवंबर के दौरान दिल्ली में आटे की कीमतों में 10% का उछाल आया है। आटे का भाव 33 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गया है। सर, खाद्य महंगाई को लेकर क्या फिर से दबाव बनता दिख रहा है? आपको लग रहा है गेहूं की कीमतें जिस तरीके से बढ़ रही हैं? शुभम, खाद्य महंगाई लगातार आरबीआई की चिंताओं में रही है और हम इस पर महंगाई की चर्चाओं में लगातार इसको देखते रहे हैं। फिलहाल जब हमने पिछले हफ्ते महंगाई का आंकड़ा देखा था उसमें खाद्य महंगाई में कमी आई थी, लेकिन अब ताज़े आंकड़े में गेहूं और सबसे महत्वपूर्ण है आटा, ये दो ऐसे महत्वपूर्ण कमोडिटीज़ हैं जिनका वेट बहुत ज़्यादा है खाद्य के सूचकांक में, महंगाई के सूचकांक में, और इसलिए यहाँ से खाद्य महंगाई में एक नई चिंता या नई चुनौती शुरू होती है। और गेहूं और आटे की महंगाई ब्रेड और बहुत सारी चीज़ों में और जगह भी स्प्रेड करेगी, यानी प्रोसेस्ड फूड की जो पूरी कैटेगरी है, पैक्ड फूड की जो पूरी कैटेगरी है, उसमें भी खाद्य महंगाई का असर देखने की संभावना है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ है कि चावल की कीमतों में भी कोई बहुत बड़ी कमी नहीं आई है, उस पर भी अभी दबाव बना हुआ है। और सरकार लगातार कहती भी रही है, FCI की तरफ से भी बात कही जाती रही है, लेकिन फिलहाल इस मौसम में कोई बड़ी ओपन सेल FCI की तरफ से, खाद्य कॉरपोरेशन की तरफ से भारत से बाजार में नहीं आई है जिससे कि कीमतें कम की जा सके। सर, एक तरफ कीमतें बढ़ रही हैं, दूसरी तरफ स्टॉक में अनाज कम है। क्या माना जाए, फ्री राशन स्कीम का भविष्य क्या है? ये स्कीम सरकार के लिए चलाए रखना मुश्किल होगा और बंद करना उससे ज़्यादा मुश्किल होगा। जैसे ही चुनाव के नतीजे करीब आएंगे, चुनाव की प्रक्रिया पूरी होगी 8-9 दिसंबर के बाद, उसके बाद जो सबसे बड़ी चुनौती होगी बजट की तरफ बढ़ते हुए, वो शायद मुफ्त राशन और मुफ्त अनाज की स्कीम होने वाली है। 3 लाख करोड़ रुपए का खाद्य सब्सिडी बिल अगले साल सरकार के बजट में दिखाई देगा। अनाज भंडार रिकॉर्ड लोएस्ट लेवल पर है। चावल की आपूर्ति आने के बाद भी गेहूं के अनाज भंडार में बढ़ोतरी तभी होगी जब रबी की फसल आएगी। वित्त मंत्रालय स्पष्ट रूप से कह चुका है कि इस मुफ्त अनाज की स्कीम को या फ्री राशन की स्कीम को बंद करना ज़रूरी है। सरकार ने इसे केवल चुनावों को देखते हुए बढ़ाया था, लेकिन चुनाव अगले साल भी है और उसके बाद बड़ा चुनाव भी है, तो क्या अगले पूरे साल सरकार मुफ्त अनाज की स्कीम जारी रखेगी 2024 के चुनाव तक, या अन्य राज्यों में भी जो चुनाव होने वाले हैं उन्हें भी ध्यान रखेगी? ये सबसे बड़ी दुविधा है, और अनाज की दृष्टि से भी और सब्सिडी की दृष्टि से भी सरकार के लिए कि इस अनाज स्कीम को कैसे और कब तक चलाए रखा जाए। अमेजन, मेटा और ट्विटर के बाद अब दिग्गज टेक कंपनी गूगल भी कर्मचारियों की छंटनी करने जा रही है। रिपोर्ट्स की माने तो गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट दुनिया भर से 10,000 कर्मचारियों को निकालने की योजना बना रही है। दुनिया भर में अल्फाबेट के लगभग 1,87,000 कर्मचारी हैं, और रिपोर्ट में कहा गया है कि कंपनी ने अपने अलग अलग विभागों के हेड से कहा है कि उन कर्मचारियों की लिस्ट बनाएं जिनका प्रदर्शन संतोषजनक नहीं है। 2022 में अब तक दुनिया भर की करीब 850 टेक कंपनियां 1,37,000 लोगों को नौकरी से निकाल चुकी हैं। अभी तक अल्फाबेट लिस्ट में शामिल नहीं था, लेकिन अब वह छंटनी करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। सर, IT सेक्टर में अगर आप देखें तो नौकरी से निकालने का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर आप कल भी हमने इस बात पर चर्चा की थी शुभम, महत्वपूर्ण ये है कि अभी तक वो कंपनियां जो स्टार्टअप स्पेस में थी, वो ऐसी कंपनियां जो किसी भविष्य की तकनीकों या सेवाओं के लिए तैयारियां कर रही थी, उन्होंने छंटनी की थी। फिर दूसरा स्तर आया सोशल नेटवर्क्स का, ट्विटर और फेसबुक जैसे सेक्टर का, जिनका जो लोगों की
की खाने पहनने ओढ़ने की आदतों के डेटा के बेस पर अपना बिजनेस करते थे, उन्होंने बड़ी छटनी की और अब सर्च इंजन से इसमें आ गए और गूगल दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन है। गूगल की तरफ से छटनी की संभावना है, हालांकि गूगल ने स्पष्ट रूप से ये नहीं कहा है, पर अगर आप पिछले दिनों के सुंदर पिचाई के कुछ बयानों को देखें तो आपको ये समझ में आएगा कि उन्होंने कहा था कि वो कंपनी को इफिशिएंट बनाना चाहते हैं। ये दो महत्वपूर्ण चीज़ें बताता है। गूगल की तरफ से छटनी का मतलब ये है कि जो डिजिटल एडवर्टाइजिंग का मार्केट है उसमें एक श्रिंक दिखाई दे रहा है, उसमें कमी दिखाई दे रही है, जिसका असर गूगल के मुनाफों पर पड़ रहा है। और दूसरी चीज़ ये कि इसके साथ गूगल के साथ HP ने भी अपने यहाँ छटनी की घोषणा की कि HP भी इस तैयारी में है कि वो 4 से 5% कर्मचारियों की संख्या में कमी करेगी। HP हार्डवेयर कंपनी है। अब ये IT सेक्टर की छटनी सर्विसेज से निकलकर हार्डवेयर और इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनियों में भी जा रही है। डेल, IBM जैसी जो बड़ी कंपनियां हैं उन्होंने नई भर्तियां तो रोकी थी, और ये एक अजीब सी परिस्थिति है कि IT सेक्टर, जिसे ये माना जाता था कि वो रिसेशन रिजिलियंट है, यानी उसके ऊपर मंदी का कोई असर नहीं होता, ये ऐसी मांग है जो हमेशा बनी रहेगी, ये हमेशा रहने वाली मांग है, चिरंतन चलने वाली मांग है, वहाँ सबसे ज़्यादा बेचैनी और सबसे ज़्यादा छटनी दिखाई दे रही है इस समय। सर, स्टार्टअप में एक ट्रेंड और है, ये तो एक तो छटनी का है जो बड़ी टेक कंपनियों से लेकर नीचे स्टार्टअप तक, इसके अलावा पेड सर्विसेज भी अब आपको लगता है धीरे धीरे बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगी? हाँ, और अब दूसरा पहलू जो जहाँ से टेक कंपनियाँ अगले स्तर की तरफ जा रही हैं, इसकी शुरुआत हम भारत में देख चुके हैं और कई अन्य देशों में हो रही है। एलन मस्क ने उसी की शुरुआत की थी, जो कदम उल्टा पड़ा और बाद में उसे रोकना पड़ा। धीमे धीमे कंपनियाँ अब अपनी सेवाओं के लिए पैसा लेना शुरू कर रही हैं। शुरुआत हुई है क्यू कॉमर्स से, जिसको कि हम क्विक कॉमर्स कहते हैं, यानी जो आपके घर तक डिलीवरी पहुँचाने वाली कंपनियाँ हैं, डेंजो, जेप्टो जैसी कंपनियाँ हैं। इन्होंने अब अपनी सर्विसेज पर अलग अलग तरह से समय के हिसाब से सामान पहुंचाने के लिए चार्ज लगाने शुरू कर दिए हैं। कुछ और प्रमुख ई कॉमर्स कंपनियां जो आपके घर तक सामान पहुंचाती थी, उन्होंने डिलीवरी फास्ट करने के लिए चार्जेस लेने शुरू कर दिए हैं। अब धीमे धीमे ये परिस्थिति थोड़े समय के लिए और आगे बढ़ेगी और बहुत सारी मुफ्त सेवाओं के मोनेटाइजेशन की संभावना देखी जाएगी, और यही वो ट्रांसफॉर्मेशन है जिस पर हमने हाल फिलहाल में कई बार अलग अलग जगह से भी चर्चा की और इकोनॉमिकम में भी विस्तार से चर्चा की थी कि टेलीकॉम की इंटरनेट कंपनियां या न्यू इकोनॉमी कंपनियां जो एक किस्म के कृत्रिम मुनाफे पर केंद्रित थी, अब वो इकोनॉमिक वास्तविकता से आंख मिला रही हैं और उन्हें अब बाजार को, अपने निवेशकों को और जो शेयर बाजार में सूचीबद्ध होने शेयर बाजार को ये दिखाना होगा कि उनके बिजनेस मॉडल में रेवेन्यूज़ कहाँ से आ रहे हैं, प्रॉफिट कहाँ से आ रहे हैं। और इसका अब ये जब सेवाएं पेड होंगी, महंगी होंगी, इन पे लोगों से पैसा मांगा जाएगा, तो कितने लोग इन सेवाओं का इस्तेमाल करेंगे। अब ये अगले 3-4 महीने के भीतर हमें इसका एक नया रूप बाजार में देखने को मिलेगा। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुए मुक्त व्यापार समझौते यानी FTA को ऑस्ट्रेलिया की संसद से मंजूरी मिल गई है। इस समझौते को लागू करने के लिए अब ऑस्ट्रेलिया की सरकार को अपने यहाँ एग्जीक्यूटिव काउंसिल से मंजूरी लेनी होगी। ऑस्ट्रेलिया की संसद से समझौते को मिली मंजूरी का दोनों देशों ने स्वागत किया है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने ये कहा है कि इस समझौते की बदौलत अगले 5 से 6 वर्षों में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच व्यापार 45 से 50 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है। फिलहाल दोनों देशों के बीच करीब 25 अरब डॉलर का व्यापार होता है। सर, ये समझौता लागू कैसे होगा, अब अगली प्रक्रिया क्या होगी? ये समझौते के संदर्भ में एक दिलचस्प बात यहाँ हमारे लिए जानना जरूरी है कि भारत दुनिया के उन बड़े देशों में शायद अकेला होगा जहाँ ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पार्लियामेंट में नहीं जाते और एग्जीक्यूटिव लेवल के ऊपर सरकार के बीच में सहमत होकर लागू हो जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ये व्यवस्था है कि अगर एक देश दूसरे देश से कोई समझौता करता है तो उसे उसकी संसद को दिखाकर उसे मंजूरी लेनी पड़ती है। बहस भारत में पहले से भी रही है कि जो भारत के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उनको संसद से मंजूरी के लिए लाया जाना चाहिए कि नहीं। खैर, ये समझौता जो कि अभी इंटरिम समझौता है, इसे संसद की मंजूरी मिल गई है। प्रक्रिया यह है कि इसे लागू करने की जो तारीख है वो दोनों पक्ष मिलकर तय करेंगे। वैसे माना जा रहा है कि अगले 1 महीने से लेकर 3 महीने के बीच में यह सक्रिय हो जाएगा। इस समझौते में जो मोटे तौर पर सहमति बनी है पहले चरण में, उसमें करीब 96 से 97% जो एक्सपोर्ट्स हैं पहले दिन से वो ज़ीरो ड्यूटी एक्सेस के दायरे में आ जाएंगे भारत के लिए, जो भारत के निर्यात हैं। और इसमें बहुत सारे ऐसे कस्टम ड्यूटी एक्सपोर्ट्स, ऐसे एक्सपोर्ट्स हैं जिन पर ऑस्ट्रेलिया में 4 से 5% ड्यूटी लगती है। अगले 2-3 महीने में इम्प्लीमेंटेशन के बाद जब हमारे पास व्यापार के आंकड़े आएंगे तो हमें दिखाई देगा कि इस समझौते का कितना असर दिखाई दिया। पर यह बहुत बेहद और ज़रूरी और महत्वपूर्ण समझौता था क्योंकि भारत का निर्यात बुरी तरह से टूट रहा है। हमने निर्यात में बड़ी गिरावट देखी है और भारत
ने काफ़ी समय लगाया, पिछले 5-6 साल लगे भारत को नए व्यापार समझौतों की तरफ जाने में, और उस दिशा में ये पहला अंतरिम ही सही व्यापार समझौता है। इसका फ़ायदा हमें निर्यात बढ़ाने में ऑस्ट्रेलिया की अर्थव्यवस्था को मिलेगा। इसका सफल क्रियान्वयन बाकी समझौते जो पाइपलाइन में, जिसमें कनाडा के साथ एक समझौता पाइपलाइन में है, इजराइल के साथ एक समझौता पाइपलाइन में है, यूके के साथ एक समझौता है, यूरेशियन कंट्रीज़ के साथ RFTA प्रस्ताव में है, उन्हें लागू करने में मदद मिलेगी। विकसित देशों के संगठन OECD ने भारत की ग्रोथ अनुमान में कटौती की है। OECD ने अपने अनुमान में कहा है कि वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान भारत की GDP ग्रोथ 6.6% रह सकती है, पहले 6.9% का अनुमान था। OECD से पहले भी कई एजेंसियां भारत की ग्रोथ के अनुमान को घटा चुकी हैं। IMF ने ग्रोथ का अनुमान 7.4% से घटाकर 6.8% कर दिया था। मूडीज़ ने भी अनुमान में 7.7% से घटाकर 7% की कटौती की थी। 7% बताया था कि रहेगा। वजह सबकी लगभग सेम कि घटते एक्सपोर्ट, मांग की कमी और महंगाई, ये 3 बड़ी वजह हैं जिसकी वजह से ग्रोथ के अनुमान में कटौती हो रही है। अगले हफ्ते सरकार की तरफ से सितंबर तिमाही के ग्रोथ के आंकड़े जारी किए जाएंगे और सरकार से पहले कई विशेषज्ञ अनुमान लगा रहे हैं कि सितंबर तिमाही के दौरान भारत की जो GDP है वो 6.2% से रहकर 7.2% के बीच रह सकती है। सर, पहले सितंबर तिमाही के आंकड़ों पर आपकी टिप्पणी, क्या अनुमान आपको दिख रहे हैं, क्या आकलन लग रहे हैं? भारत के आर्थिक विकास दर के लिए लंबी ढलान का दौर अब सितंबर की तिमाही से शुरू होता है। सरकार, रिजर्व बैंक, दुनिया भर की एजेंसियां, निवेशक इस वास्तविकता को स्वीकार कर चुके हैं। पहले तिमाही में हमने करीब 13.5% की आर्थिक विकास दर देखी थी, जो शायद रिकवरी के बाद, मंदी से रिकवरी के बाद सबसे अच्छी और तेज विकास दर की तिमाही अभी रही थी। अब यहाँ से जो ढलान शुरू हो रही है, जो आंकड़े हमें मिल रहे हैं, उस हिसाब से ये सितंबर तिमाही जिसके अनुमान और सरकार का आकलन नवंबर के अंत में, इस महीने के अंत में हमें मिलेगा, उसमें ज़्यादातर आकलन 6.5% से नीचे के हैं। HDFC बैंक ने 6.4% कहा है, क्रिसिल ने 6.5% कहा है, इक्रा ने भी 6.5% कहा है, बैंक ऑफ बड़ौदा ने भी 6.5% कहा है, क्वांटिको रिसर्च वगैरह है, उन्होंने 6.3% कहा है। कुछ आकलन 7% से ऊपर के हैं इस तिमाही में। तो अगर आप मौजूदा आकलनों को ध्यान से देखें तो ऐसा लगता है कि 6.3 से 6.6% के आसपास कहीं इस तिमाही की आर्थिक विकास दर टिकेगी, जो तिमाही आधार पर पहली तिमाही जो थी उसकी लगभग आधी होगी, और इसके बाद अगली 2 तिमाहियों में भारत की आर्थिक विकास दर में और ज़्यादा गिरावट की संभावना दिखाई दे रही है। तो अब जो आंकड़ा आने वाला है, ये आंकड़ा बहुत सारी चीज़ों को, सरकार के बजट के अनुमानों को, इस साल अगली तिमाहियों में बाजार में डिमांड के अनुमानों को, निजी कंपनियों की तरफ से निवेश की तैयारियों को, इन सबको प्रभावित करेगा। सर, पूरे साल की अगर बात करें, तिमाही को छोड़कर पूरे साल के अनुमान कहाँ बैठते दिख रहे हैं? ये साल बड़ा उथल पुथल भरा रहा भारत के आर्थिक विकास दर के अनुमानों के हिसाब से। जैसे हमने आपको देखा कि एक ही, चूंकि रिकवरी थी, बेस इफेक्ट था, तो एक ही क्वार्टर में हमने आर्थिक विकास दर को 13% से 6.5% तक आने की संभावनाओं के करीब पहुंचते देखा है। अब जो आंकड़े मिल रहे हैं उसमें आप SBI, वर्ल्ड बैंक, OECD, IMF, फिच, इंडिया रेटिंग, ADB, RBI, क्रिसिल, OECD, जिनको सबको मान लें, ये सबके अनुमान 6 महीने पहले तक 7.5% और 7.8% तक खड़े थे। कुछ 7.8% के अनुमान थे, जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ चार्ट में कि फिच ने 7.8% का अनुमान लगाया था। इनके अनुमानों में अब बहुत तेज कटौती हुई है, और अब ज़्यादातर अनुमान इस पूरे साल के लिए, यानी चारों तिमाहियों के लिए जिसमें एक तिमाही का आंकड़ा हमारे पास दूसरी तिमाही का आएगा, वो 6.5% के आसपास रहने की संभावना दिखाई दे रही। ज़्यादा दारोमदार होगा बात की जो दिसंबर वाली तिमाही है और उसके बाद की तिमाही पर, वहाँ पर कितनी डिमांड आती है, महंगाई का कितना असर होता है, ब्याज दरों में बढ़ोतरी कितना प्रभाव करती है, और अगर ये अगले 6 महीनों में, सितंबर के बाद के अगले 6 महीनों में अगर भारत की आर्थिक विकास दर में कोई बड़ा चेंज नहीं दिखाई दिया और श्रिंक हुआ, तो फिर हम इस साल की आर्थिक विकास दर को 6.5% से नीचे जाता हुआ भी देख सकते हैं। शेयर बाजार में लिस्ट अधिकतर कंपनियों के सितंबर तिमाही के उम्मीद से खराब नतीजों के बाद आशंका बढ़ गई है कि वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान इन कंपनियों के मुनाफे में कमी हो सकती है। यही वजह है कि रिसर्च कंपनियां अब कंपनियों के मुनाफे के अनुमानों को घटा रही हैं। ब्रोकिंग कंपनी जेफरीज ने शेयर बाजार में लिस्ट 147 कंपनियों के नतीजों को देखने के बाद 49% कंपनियों के मुनाफे घटने के अनुमान जारी किए हैं। सर, कंपनियों के डाउनग्रेड के असर को कैसे समझा जा सकता है अगर हम GDP के डाउनग्रेड की रोशनी में देखें तो?
जब पिछली तिमाही के नतीजे आए थे उसके बाद से पूरे भारत में अलग अलग विशेषज्ञों ने और कंपनी के में निवेशकों ने नतीजों को लेकर अब आकलन करने शुरू कर दिए थे, क्योंकि एक तिमाही खराब होते ही दूसरी तिमाही में भारत की आर्थिक विकास दर गिरने की भी संभावना है, तो उसका असर आप सीधे सीधे कंपनियों के रिजल्ट पर देखेंगे। इससे जेफरीज का मानना है कि 147 बड़ी कंपनियां हैं, उनके अर्निंग एस्टीमेट्स करीब करीब 49% कट किए हैं, 50% कट किए हैं, जो बड़ा कट है। इसका मतलब ये कि बहुत सारी कंपनियों के मुनाफे में इस साल और अगली छमाहियों में एक छमाही और 2 तिमाहियों में तेज गिरावट आएगी। कोटक ने निफ्टी की 50 कंपनियों के नेट प्रॉफिट की जो ग्रोथ है वो 11% मानी है, जो कि इस साल, जो कि पिछले साल से मॉडरेट डिक्लाइन शो करती है। ख़ास तौर से जो इम्पॉर्टेंट हिस्सा दिख रहा है जिन कंपनियों के मुनाफों में कमी का, उसमें मेटल और एफएमसीजी सेक्टर की कंपनियां सबसे ज़्यादा हैं। और यहाँ से हम इसे 2 तरीके से देख सकते हैं। कंपनियों के नतीजों को देखने के 3 पैमाने हैं। एक पैमाना सबसे पहला हमें रोजगारों की दृष्टि से देखता है। भारत में जो आईटी सेक्टर ग्रो कर रहा था उसमें किस तरीके की त्राही मची हुई है, ये हम लगातार आपके सामने चर्चाओं में लाते रहे हैं। और छटनी के और स्टार्टअप्स की फंडिंग टूटने की संभावना की खबरें लगातार बढ़ती जा रही हैं। अब ये जो कंपनियां, जो ब्रिक एंड मोर्टार कंपनियां हैं, जो पुरानी अर्थव्यवस्था की कंपनियां हैं, उनसे नए निवेश की या बाकी चीज़ों की उम्मीद थी, लेकिन अब उनके मुनाफे सिकुड़ रहे हैं और मांग घट रही है। तो इसलिए रोजगारों में, खास तौर से संगठित क्षेत्र से आने वाले रोजगारों में पर दबाव आने वाले कुछ महीनों में और ज़्यादा बढ़ सकता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है कि सरकार के टैक्स का भी जो बसंत था वो भी तो धीमे धीमे सूखना शुरू होगा, क्योंकि जितनी तेज़ी से मुनाफे गिरेंगे कंपनियों के, जो आंकड़े हमें दिख रहे हैं 49% के आसपास अर्निंग डाउनग्रेड का, इसका असर हमें कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन पर भी आने वाली छमाही में दिखाई देगा। इस साल के बाद सरकार के बजट में कंपनियों की कमाई पर घटने पर मिलने वाले इनकम टैक्स में भी कमी दिखाई देगी। और इसके साथ कंपनियां अपनी सेल्स को भी मैनेज करने की कोशिश करेंगी, और इसलिए मुनाफों में नुकसान को बचाने के लिए सेलेक्टिव तौर पर महंगी कीमतें बढ़ाने का एक दौर और हमारे सामने आ सकता है, जिसका आधार कच्चे माल की महंगी कीमतें हो सकती हैं, जिसका आधार रुपए की कमजोरी हो सकती है, जिसका आधार कंपनियों के मुनाफों पर दबाव दिख सकता है। तो ये, और इसमें चौथा फैक्टर अगर आप और जोड़ लें, कंपनियों पर ब्याज के बोझ में भी बढ़ोतरी हो रही है, और उनका जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है उनके टोटल प्रॉफिट के मुकाबले उसमें वो लगभग पिछले साल की तुलना में इस साल 2 गुना हो गया है। तो ये फैक्टर्स हमें इन आंकड़ों को समझने में मदद करते हैं। मुकेश अंबानी और गौतम अदानी के बीच लैंको के अमरकंटक पावर प्लांट को खरीदने के लिए प्रतिस्पर्धा हो सकती है। इस पावर प्लांट के लिए दिवालिया प्रक्रिया के तहत बेचने के लिए बोलियां मंगाई गई थीं, और मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री के साथ गौतम अदानी की कंपनी अदानी पावर ने इसके लिए आवेदन किया है। अमरकंटक पावर प्लांट की नीलामी 25 नवंबर को होनी होगी। सर, यहाँ भी आमने सामने होंगे ये दोनों ग्रुप? हाँ, ये देर से आई ये खबर आज उभरी, और इसको के बाद काफ़ी हलचल हमने कॉर्पोरेट मार्केट में और कॉर्पोरेट हलकों में और पॉलिसी मेकिंग हलकों में देखी, क्योंकि अभी तक अमरकंटक लैंको के अमरकंटक पावर प्रोजेक्ट की नीलामी की प्रक्रिया में अंबानी समूह कहीं से शामिल नहीं था। इससे पहले जो टकराव का एक मैदान, आमने सामने सीधे टकराव का एक मैदान तैयार हो रहा था, शुभम, वो फ्यूचर रिटेल्स के एसेट्स की सेल को लेकर था, जिसे लेकर बैंकर्स एनसीएलटी में गए, लेकिन वो मामला फिर कोर्ट में सब जुडिस लेवल पर चला गया। सुप्रीम कोर्ट ने उसमें दखल दिया है अमेजॉन की सिफारिश पर। यहाँ दिलचस्प मूव है, यहाँ पर दूसरे राउंड में अडानी समूह करीब 2,950 करोड़ रुपए की बोली लगा चुका है लैंको अमरकंटक के प्रोजेक्ट के लिए। और अब जब अंबानी समूह की तरफ से इस बात की खबरें आना शुरू हुई, हालांकि वो खबरें अभी कंफर्म होकर नहीं आई, लेकिन चर्चा का है और माना जा रहा है कि अगर अंबानी समूह भी इसमें बोली लगाता है तो फिर अडानी समूह की बोली को बेस प्राइस मान लिया जाएगा। 3,000 करोड़ के आसपास की बोली को बेस प्राइस मान लिया जाएगा, और इसके ऊपर फिर नए सिरे से बोलियां शुरू होंगी। और यहाँ ये पावर का एक नया सेक्टर लंबे समय के बाद मुकेश अंबानी का समूह बिजली के क्षेत्र में, सीधे बिजली के क्षेत्र में किसी अधिग्रहण की प्रक्रिया में शामिल होता दिखाई दे रहा है। नहीं तो अभी तक बिजली उत्पादन की जो भी परियोजनाएं थी वो पुराने वाले अंबानी समूह यानी अनिल अंबानी का जो रिलायंस पावर था उसके पास था, लेकिन अब बिजली के क्षेत्र में हमें लगता है कि, और अडानी समूह की बिजली क्षेत्र में सक्रियता काफ़ी बड़ी है। पिछले 1 साल के भीतर अडानी समूह ने कई महत्वपूर्ण अधिग्रहण सिर्फ पावर सेक्टर में ही किए हैं। भारत में भी स्टार्टअप कंपनियों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, खासकर उन कंपनियों की हालत ज़्यादा खराब है जो शेयर बाजार में लिस्ट हो चुकी हैं। फिनटेक कंपनी पेटीएम का शेयर 2 दिन में 15% से ज़्यादा टूट गया। इसके पीछे की मुख्य वजह जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को इसी बाजार में एंट्री बताई जा रही है। इस बीच नायका के प्रमुख वित्तीय अधिकारी
ने त्यागपत्र दे दिया। अधिकतर स्टार्टअप कंपनियां फंड जुटाने और खर्चे घटाने पर जोर दे रही हैं। सर, पेटीएम की बुरी हालत के पीछे जिम्मेदार बताया गया जियो फाइनेंशियल को। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को लेकर रिलायंस की क्या तैयारियां हैं? ये सबसे बड़ी उथल पुथल बाजार में होने वाली है, फिनटेक बाजार में और फिनेंशियल सर्विसेज के बाजार में, और निवेशकों की दृष्टि से भी रिलायंस समूह को करीब से देखने वाले निवेशकों की दृष्टि से भी ये बड़ा काम होने वाला है। रिलायंस ने अपनी पिछली बोर्ड मीटिंग में इस बात का संकेत दिया था कि वो अपनी एक और कंपनी को बाजार में सूचीबद्ध कराएगी। शुभम अंदाज लोगों का यह था कि शायद जियो टेलीकॉम बाजार में लिस्ट होगी, लेकिन नहीं, इस बात का संकेत स्पष्ट रूप से दिया गया कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज जो कि रिलायंस समूह की वित्तीय सेवा कंपनी होगी, वो बाजार में सूचीबद्ध कराई जाएगी। इससे पहले रिलायंस समूह मुकेश अंबानी का रिलायंस समूह सीधे वित्तीय सेवाओं में मौजूद नहीं था। ये काम अनिल अंबानी का समूह रिलायंस कैपिटल के जरिए करता था। ये माना जा रहा है कि, और अभी रिलायंस समूह की केवल एक ही कंपनी बाजार में सूचीबद्ध है, ऐसा माना जा रहा है कि अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज की 6.1% स्टेक भी ऑफलोड की जाती है IPO के जरिए और इसे लिस्ट कराया जाता है, तो ये इसकी जो वर्थ है वो करीब 1 लाख करोड़ रुपए के आसपास होगी, और ये बाजार की 5वीं सबसे बड़ी फाइनेंशियल सर्विसेज फर्म बनकर आएगी। और ये बात जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का बाजार में आना एक बड़े उथल पुथल की तैयारी माना जा रहा है। उसकी 2 बड़ी वजह हैं। एक तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज जिस ग्रुप के साथ आ रही है, उस ग्रुप के पास बहुत डीप पॉकेट्स हैं रिलायंस समूह के पास। दूसरी चीज़ ये कि जो मॉडर्न ऑनलाइन फिनटेक सर्विसेज हैं, उसमें जियो के पास एक अपनी मोबाइल सर्विस है मजबूत, व्हाट्सएप और गूगल के साथ अपने संधियाँ हैं और समझौते हैं, और इसलिए जो ऑनलाइन फिनटेक सर्विस है उसमें जियो के पास किसी भी दूसरी कंपनी की तुलना में, चाहे वो पेटीएम हो या HDFC बैंक हो या गूगल पे हो या बजाज फाइनेंशियल सर्विसेज हो, इनकी तुलना में सबसे बड़ा बेस, सबसे बड़ी एक्सेस और तकनीकी तौर पर सबसे ज़्यादा तैयारियां रिलायंस समूह के पास हैं, क्योंकि ऑलरेडी मोबाइल फ़ोन सब्सक्राइबर्स का देश का दूसरा सबसे बड़ा बेस उनके पास है। दुनिया की सबसे बड़ी चैट कंपनी या शॉर्ट मैसेज कंपनी के साथ करार है, और यही वजह है कि बाजार में 2-3 जो बड़ी कंपनियां हैं उनके लिए काफ़ी उथल पुथल और अफरा तफरी दिखाई दे रही है। रिलायंस ने भी इसके कार्यक्रम की घोषणा नहीं की है, लेकिन इसे बाजार में सूचीबद्ध कराए जाने की संभावनाओं की रोशनी में फिनेंशियल कंपनीज के, फिनटेक कंपनीज के स्टॉक लड़खड़ाने लगे हैं, डगमगाने लगे हैं, जिसका असर हमें पेटीएम पे दिखाई दिया। सर, पेटीएम के टूटने के बाद यही एक वजह थी या अपने भी कुछ और कारण हैं? पेटीएम के साथ दूसरे बड़े कारण जो हमने पूरी स्टार्टअप स्टॉक्स के साथ पिछले 1 हफ्ते में देखे हैं, जैसे कि आज एक और खबर आई कि नायका के CFO ने छोड़ा। इससे पहले हमने जोमेटो के प्रबंधन में बड़े इस्तीफों की बात देखी थी। पेटीएम के स्टॉक्स में काफ़ी तीखी और तेज गतिविधियां बाजार में दिखाई दे रही हैं। ये पता चला है कि SVF इंडिया होल्डिंग जो केमन की कंपनी है, इसने करीब 2.93 करोड़ शेयर्स 555-67 रुपये के प्राइस पर बेचे हैं, करीब 1630 करोड़ रुपए के हैं। ये भी माना जा रहा है कि SVF की होल्डिंग करीब 11% थी पेटीएम के स्टॉक में। इधर बोफा सिक्योरिटीज़ और मॉर्गन स्टैनले ने पेटीएम के शेयरों में खरीदारी भी की है बाजार में, तो बाजार में काफ़ी मूवमेंट दिखाई दे रहा है। लेकिन जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के आने के साथ जो प्रमुख प्रतिस्पर्धी कंपनियां हैं NBFC बाजार की और फिनटेक बाजार की, जो शेयर बाजार में सूचीबद्ध हैं, उनके लिए अब बड़ी चुनौती दिखाई देगी, और इसीलिए पेटीएम में हमने तेज गिरावट देखी। आज पेटीएम का स्टॉक 500 रुपये से नीचे चला गया। देश में मोबाइल यूज़र्स की संख्या घटने लगी है। टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई ने आंकड़े जारी किए, जिससे पता चलता है कि अगस्त के मुकाबले सितंबर के दौरान मोबाइल यूज़र्स की संख्या 3.66% की गिरावट आई है, और आंकड़ा घटकर 114.5 करोड़ रह गया है। मोबाइल यूज़र्स की संख्या घटने के साथ अगस्त के मुकाबले सितंबर में टेली डेंसिटी भी घटी है। ये घटकर 83.27 से 82.94% रह गई है। इस साल देश में टेलीकॉम कंपनियों ने मोबाइल प्लान महंगे किए थे। इसके बाद आशंका जताई जा रही थी कि मोबाइल यूजर्स की संख्या घटेगी, और अब उसके नतीजे भी सामने आने लगे हैं। सर, क्या और ख़ास वजह हैं सब्सक्राइबर बेस घटने की? ये आंकड़ा और गंभीरता से पढ़ना और समझने की ज़रूरत है, क्योंकि मंदी के आने की बहुत सारी खबरें, बहुत सारे मजबूत संकेत अर्थव्यवस्था से निकल कर आने लगे हैं। बहुत लंबे समय के बाद हमने देखा, ऑलमोस्ट 7 महीने बाद पहली बार भारत में
मोबाइल सब्सक्राइबर धारकों की संख्या में की बढ़ोतरी में, उनकी ग्रोथ में कमी आई। और इस कमी का आंकड़ा जब भीतर से हम TRI के आंकड़े को देखते हैं तो हमें पता चलता है शुभम कि भारत के ग्रामीण इलाकों में 3.71 मिलियन सब्सक्राइबर सितंबर में कम हुए, यानी नहीं जोड़े गए। यानी वही बात जो बार बार घूम कर आ रही, जो FMCG कंपनियां कह रही, जो नेस्ले और डाबर कह रही, वही बात शायद अब जियो और एयरटेल भी कहना शुरू करेंगी कि भारत के रूरल हिंटरलैंड में, ग्रामीण इलाकों में मोबाइल फ़ोन सब्सक्राइबर की संख्या तेज़ी से गिर रही है। TRI का डेटा बताता है कि ग्रामीण सब्सक्रिप्शन में डिक्लाइन हो रहा है और ये हाल के महीनों में, हाल के सालों में ग्रामीण इलाकों से सब्सक्राइबर्स गिरने का सबसे बड़ा नंबर है। आमतौर पर हम बिल्कुल उल्टी परिस्थिति समझते थे शुरू में, ग्रामीण इलाकों में और ज़्यादा लोग फ़ोन का इस्तेमाल शुरू करेंगे, जिनके पास फीचर फ़ोन है वो स्मार्टफोन पर जाएंगे और स्मार्टफोन के साथ वो इंटरनेट और डेटा का इस्तेमाल शुरू करेंगे। शहरी इलाकों में तो में एक किस्म का बेस बना हुआ है, वो बना रहेगा। ये गिरावट टेलीकॉम कंपनियों के लिए कई वजह से चिंता का विषय है, क्योंकि उसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि अभी हमने जिस इलाके में जिस प्राइस बैंड में गांव के लोग सबसे ज़्यादा मोबाइल सेवा का इस्तेमाल करते हैं, उसमें हमने 57% की बढ़ोतरी एयरटेल की तरफ से देखी। जब एयरटेल ने अपने उड़ीसा और हरियाणा के सर्किल में अपने जो एंट्री लेवल प्लान है उनकी कीमत 155 रुपये के आसपास पहुंचा दी है। तो यहाँ दो वजहें दिखती हैं। एक वजह दिखती है कि महंगाई और रूरल डिस्ट्रेस जो कई तरह से फैला हुआ है, जो हमें 100cc बाइक से लेकर स्मार्टफोन के शिपमेंट से लेकर और बहुत सारी ज़रूरी चीज़ों की मांग की कमी में दिखता है, वही अब मोबाइल बाजार के सब्सक्राइबर्स की स्थिति में दिखाई दे रहा है। दूसरी एक और चीज़ जो कंपनियां शायद जानती हैं, लेकिन उन्हें अपने आरपूज या अपने रेवेन्यूज़ प्रोटेक्ट करने हैं, दूसरा बड़ा असर मोबाइल दरों में बढ़ोतरी का हुआ है। 2 साल के अंदर भारत में एंट्री लेवल मोबाइल दरों में जो सबसे निचला और सबसे सस्ता प्लान था, उसकी कीमत बढ़ते बढ़ते अब 150 रुपये से ऊपर पहुंच गई है। इसलिए ये दो बड़ी वजह हैं जिससे ग्रामीण इलाकों में फ़ोन की मांग कम हो रही है। और फ़ोन की मांग कम होना अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा संकेत इसलिए नहीं है क्योंकि इसके साथ जो आंकड़ा आपको शुभम ने बताया वो टेली डेंसिटी घटने का भी है। यानी लोगों के पास, लोग अगर 2 फ़ोन रख रहे थे तो उन्होंने 1 फ़ोन रखना शुरू कर दिया। सर, सबसे ज़्यादा नुकसान किससे हो रहा है इस पूरे गिरावट में? सबसे ज़्यादा नुकसान इस पूरी गिरावट में फ़ोन कंपनियों को हो रहा है, स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनियों को। 2 प्लेयर हैं, 2 बड़े स्टेक होल्डर्स हैं। एक स्टेक होल्डर सर्विसेज कंपनियां हैं। सर्विसेज कंपनियां तो किसी तरह से नीचे के लेवल पर अपना आरपू उठाकर ऊपर ले आना चाहती हैं, और अगर थोड़ा बहुत सब्सक्राइबर का फॉल भी होगा तो उसके साथ वो बाकी अच्छी सेवाएं करके जो ऊपर के रेंज के सब्सक्राइबर्स हैं उनसे 10-20% ज़्यादा पैसा लेकर अपना फॉल रोक लेंगी। लेकिन जब सब्सक्राइबर्स घटना शुरू होते हैं तो स्मार्टफोन की सेल्स डाउन होती हैं, क्योंकि लोगों के पास फ़ोन की मांग में गिरावट दिखाई देती है। तो जो पूरी इंडस्ट्री भारत में खड़ी हुई थी, जिसे PLI के जरिए बनाया गया था और भारत के स्मार्टफोन मार्केट में बड़े एक्सप्लोजन की डिमांड की उम्मीद थी, वो यहाँ सिकुड़ती दिखाई दे रही है। और इसलिए हमने शायद मनी सेंट्रल में पिछले दिनों इस बात पर चर्चा भी की थी कि भारत में स्मार्टफोन के शिपमेंट या उनकी मांग या उनकी आपूर्ति में तेजी से कमी आई है, उनकी मांग में गिरावट आ रही है। और शायद यही वजह है कि चीन की मोबाइल कंपनियां भी अपने खर्चों में कटौती करने की योजना बना रही हैं। आर्थिक सुस्ती की वजह से चीन की कंपनियां मार्केटिंग और ऑपरेशनल कॉस्ट को घटा सकती हैं। सर, केवल सेवाएं नहीं, उत्पाद बाजार पे भी असर पड़ रहा है, जैसा आप कह रहे थे। Xiaomi का आंकड़ा हमारे पास आया कि जिसने भारत के बाजार में अगले साल के लिए मांग घटने के कारण अपने जो एक्सपेंशन प्लान थे उनको रोक दिया है, उन्हें आगे बढ़ाने उन्हें उनमें नया निवेश करने की ना करने का संकेत दिया है। जो भारतीय बाजार की सबसे बड़ी कंपनी है, 80% मार्केट Xiaomi, Oppo, Vivo, Realme इन कंपनियों के पास है। Xiaomi मार्केट लीडर है और Xiaomi को देखते हुए बाकी कंपनियां भी अब नया निवेश करने के लिए अपनी क्षमताएं बढ़ाने के लिए आगे आती नहीं दिखाई दे रही। यहाँ भी हमको एक डाइवर्जेंट ट्रेंड दिखाई देगा। आने वाले कुछ महीनों में आपको हाई एंड फ़ोन्स की लॉन्च और सेल्स और नए मॉडल आते दिखाई देंगे, पर लो एंड फ़ोन्स जिनकी मांग सबसे ज़्यादा तेज़ी से गिरी है 10,000, 15 रुपये, 12,000 रुपये से नीचे के फ़ोन्स पे, वहाँ कंपनियाँ अब ज़्यादा कोशिश नहीं करेंगी। और ये प्रोडक्ट साइड से जो असर है वो हमको अब दिख रहा है। दुनिया भर में मैन्युफैक्चरिंग हब माने जाने वाले चीन में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिस वजह से चीन में आर्थिक संकट गहराने की आशंका बढ़ गई है। चीन की राजधानी बीजिंग में कोरोना के नए मामले रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गए हैं। कई शहरों में लॉकडाउन लग रहे हैं और कोरोना से जुड़े कई अन्य प्रतिबंध लागू कर दिए गए हैं। लोगों को स्कूल, दफ्तर नहीं जाने की सलाह दी जा रही है। होटल, रेस्टोरेंट और सुपरमार्केट दफ्तरों इनमें दाखिल होने के लिए नेगेटिव कोरोना रिपोर्ट ज़रूरी कर दी गई है। चीन को दुनिया की फैक्ट्री माना जाता है और अब वहाँ अगर सामान
नहीं बनेगा तो दुनिया भर में नहीं जाएगा, एक्सपोर्ट नहीं होगा। यही वजह है कि ऐसा लग रहा है कि अगर चीन में ये संकट गहराता है तो ये बड़े आर्थिक संकट की दस्तक हो सकती है। सर, क्या फिर से चीन से पूरी सप्लाई चेन डिस्टर्ब होने का, संकट में फंसने का खतरा है? चीन को लेकर बड़ी दुविधा है पूरी दुनिया में, और चीन के भीतर भी इस बात को लेकर काफ़ी दुविधा है। एक दिन हमारे पास एक खबर आती है कि बाजार में कि चीन अपनी जीरो कोविड पॉलिसी को थोड़ा ढीला करेगा, कंपनियों में वर्कर आना शुरू होंगे। इस तरह की भी चर्चा हुई कि चीन ने जो विदेश से आने वाले लोगों के लिए कारोबारियों के लिए जो शर्तें लगा रखी थी, उन शर्तों को भी अब ढीला किया जाएगा कोविड के कारण, क्योंकि चीन में ट्रैफिक बढ़ सके और लोग आ सकें। लेकिन अचानक चीन में वापस लौट रहा है कोविड कई जगह, और इतने सब जीरो कोविड पॉलिसी और सख्ती के बाद भी चीन अपने यहाँ कोविड के बार बार रिकरेंस पर, बार बार आने पर नियंत्रण नहीं कर पा रहा है। अभी तक हाल फिलहाल में, मतलब पिछले कोविड के दौर के बाद अगर इस साल देखें तो चीन की अर्थव्यवस्था करीब करीब 20% का लॉस झेल चुकी है जीडीपी टर्म्स में। ऐसा नोमुरा का अध्ययन मानता है कि जो जीरो कोविड पॉलिसी है, जो प्रमुख शहरों में बार बार लॉकडाउन लगाए गए हैं, उनके कारण 20% के आसपास का नुकसान चीन की अर्थव्यवस्था को हो चुका है। करीब 412 मिलियन लोग चीन के अभी तक इस जीरो कोविड पॉलिसी और बार बार आने वाले लॉकडाउन से प्रभावित हो चले हैं। अब चुनौती यहाँ पर यह है कि ये एक किस्म की अनिश्चितता है। एक तरफ चीन ये संकेत दे रहा है कि अर्थव्यवस्था में ग्रोथ के लिए निवेश करेगा, बाजारों को खोलेगा ताकि लोग ज़्यादा सामान और शॉपिंग कर सकें, और दूसरी तरफ कोविड बार बार लौट रहा है, और ये परिस्थिति चीन में मंदी की संभावनाओं को और ज़्यादा गहरा करेगी। और चीन की मंदी, जैसा हम जानते हैं कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं पर असर करती है। चीन सबसे बड़ा एक्सपोर्टर भी है और सबसे बड़ा इंपोर्टर भी है, इसलिए पूरी दुनिया दम साधे अब चीन में कोविड के विस्तार को देख रही है, और उसके और भी खतरे हैं, क्योंकि अगर चीन में कोविड नहीं थमा और ये बार बार वापस लौटता रहा तो दुनिया में फिर वापस सुरक्षा के इंतजाम और नए किस्म से पेशबंदी करनी होगी। सबसे ज़्यादा चिंता ये है कि जो नया कोविड का ऑकरेंस जो पिछले 48 घंटे में दिखा है, उसका असर चीन के बंदरगाहों पर पड़ सकता है। अरे माना जा रहा है कि चीन के बंदरगाहों पर अगर जहाज़ों की आवाजाही या सामान का निर्यात रुका तो फिर, जिसका जिक्र शुभम ने आपसे किया कि सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस दोबारा शुरू हो सकते हैं। अगली खबर यूरोप से। नेचुरल गैस की बढ़ी हुई कीमतों की मार यूरोप की जनता पर ना पड़े, इसके लिए यूरोपियन यूनियन ने नेचुरल गैस के भाव पर कैपिंग का प्रस्ताव दिया है। प्रस्ताव के मुताबिक यूरोपियन यूनियन में नेचुरल गैस की कीमतें $272 प्रति मेगावाट आवर होंगी। रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से दुनिया भर में नेचुरल गैस की कीमतें बढ़ी हुई हैं, और यूरोप में ठंड का मौसम शुरू होने की वजह से मांग अधिक रहने का अनुमान है। ऐसे में बढ़ी हुई कीमतों की मार जनता पर ना पड़े, इसके लिए प्राइस कैपिंग का प्रस्ताव लागू किया गया है। सर, ये कैपिंग लागू हो पाएगी यूरोपियन यूनियन के देश में? यूरोप के देशों ने पिछले करीब 20 दिन से काफ़ी गहमा गहमी के साथ इस पर बहस की ब्रसल्स में, और उसमें यूरोप के देश काफ़ी विभाजित दिखाई दिए उस बैठक में। कुछ देशों का मानना था कि कैपिंग लगाई जानी चाहिए। कैपिंग का मतलब ये है कि अधिकतम गैस की कीमत बाजार में कितनी हो सकती है। $242 का जो रेट तय किया गया है पर गीगावाट आवर के हिसाब से, ये अधिकतम कीमत कितनी हो सकती है, इस पर जर्मनी और जैसे बड़े देश जो अपने यहाँ बिजली के बिलों पर सब्सिडी दे पा रहे हैं, उन्होंने शायद इसको सहमति जाहिर की, पर जो काफ़ी छोटे देश हैं जिनके पास फिनांसेस उतने मजबूत नहीं हैं, वो इससे पूरी तरह सहमत नहीं दिखाई दिए थे। यह भी माना जा रहा है कि कंपनियों की तरफ से बड़ा दबाव है। दूसरी एक और चीज़ जिस बात की चिंता पूरे यूरोप में है इस कैपिंग के बाद, इसके लागू ना हो पाने को लेकर, यूरोप के एनर्जी एक्सचेंज ने इस बात की चेतावनी दी है कि ये कैपिंग अगर आ गई, और ये पहली बार ऐसा हो रहा है जब यूरोप का बाजार गैस के प्राइस में सरकारें सीधे इंटरवीन कर रही हैं, मार्केट के भीतर सीधे इंटरवीन कर रही और निर्धारित कर रही हैं कि अगर एक सीमा से अधिक गैस की कीमतें ऊपर गईं तो फिर उसके बाद कंपनियों के पर यह शर्त होगी कि वो गैस इसी कीमत पर सरकारों को या बिजली घरों को बेचें। इसका एक खतरा वहाँ महसूस किया जा रहा है कि अगर ये हुआ तो जो सप्लाई होने वाली गैस है यूरोप को, वो गैस वापस एशिया के बाज़ारों की तरफ जा सकती है। हमें ध्यान रखना होगा कि यूरोप के पास गैस की बड़ी सप्लाई रशिया से आती थी, जो बंद हो चुकी है, पाइपलाइंस बंद हो चुकी हैं। गैसप्रोम ने कल भी कहा है कि वो यूक्रेन के जरिए भी जो थोड़ी बहुत गैस जा रही है उसे भी बंद कर सकता है। तो यूरोप के देश इस समय किसी भी कीमत पर गैस खरीद रहे हैं, दुनिया के कहीं भी बाज़ारों से किसी भी कीमत पर गैस खरीद रहे हैं। एलएनजी के टर्मिनल बना रहे हैं, फ्लोटिंग एलएनजी टर्मिनल स्थापित कर रहे हैं। एलएनजी कंटेनर्स की डिमांड पूरी दुनिया में ज़्यादा है, और वो गैस किसी भी कीमत पर खरीद कर सर्दियों की तैयारी में और बाकी तैयारी में अपने स्टॉक्स में पहुँचाई जा रही है, रखी जा रही है। और जब तक यूरोप के पास कोई स्थायी व्यवस्था नहीं होती गैस की आपूर्ति की, उसे दुनिया के बाज़ार से, खुले बाज़ार से कई बार तो स्पॉट प्राइस के ऊपर गैस खरीद कर रखनी पड़ेगी।
डर ये माना जा रहा है कि अगर ये कैपिंग आ गई तो कंपनियां फिर गैस आपूर्ति में रुक जाएंगी या कंपनियां गैस आपूर्ति से बचेंगी, गैस आपूर्ति से इनकार करेंगी, फिर जिसका असर यूरोप में बैकफायर करेगा और यूरोप में फिर ये फैसला भारी पड़ेगा। और इसलिए ये जो पॉलिसी आई है, ये पॉलिसी इस तरह से लागू करने की कोशिश की जाएगी, ऐसा संकेत मिल रहा है कि ये बाध्य न की जाए, दुनिया के देश अपने अपने तरह से इस पर फैसला करें। लेकिन कैपिंग आ जाने से बाजार में एक प्राइस का नया बेंचमार्क आकर खड़ा जरूर हो गया। बिल्कुल, ये था हमारा आज का मनी सेंट्रल। पूरी उम्मीद आपको पसंद आया होगा। चलते चलते एक स्पेशल रिपोर्ट के साथ आपको छोड़ जाते हैं जो जुड़ी है आपके जेब के सर्वे से। ये रिपोर्ट बताती है कि कैसे शिक्षा के बढ़ने के साथ साथ जीवन स्तर भी बढ़ता है। देखिए डिटेल में ये मनी 9 की स्पेशल रिपोर्ट। नमस्कार। आप कैसा जीवन जीते हैं, इसका सीधा नाता आपकी शिक्षा से है। पढ़ाई ज्यादा की होगी तो लग्जरी लाइफस्टाइल की संभावना बढ़ जाएगी, और अनपढ़ रहे तो पूरा जीवन रोजमर्रा की जरूरत पूरा करने में ही निकल जाएगा। मनी 9 का पर्सनल फाइनेंस सर्वे इसकी पुष्टि करता है। देश भर में 20 राज्यों और 100 से ज्यादा जिलों में 31,000 से ज्यादा परिवारों पर किए गए सर्वे से पता चला कि अनपढ़ या प्राइमरी से कम शिक्षा प्राप्त लोगों में 1% भी लग्जरी लाइफस्टाइल तक नहीं पहुंच पाए हैं। सर्वे से पता चला कि ऐसे लोगों के 75% परिवार सिर्फ रोजमर्रा की जरूरत को पूरा करने लायक ही कमा पाते हैं और सिर्फ बेसिक लाइफस्टाइल गुजार रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ पोस्ट ग्रेजुएशन और टेक्निकल डिप्लोमा पास कर चुके लोगों में आधे से ज्यादा ऐसे थे जो बेसिक लाइफस्टाइल से ऊपर उठकर सामान्य लाइफस्टाइल जी रहे हैं, और इन्हीं लोगों में बड़ा वर्ग ऐसा भी है जो लग्जरी लाइफस्टाइल तक पहुंच गया है। सर्वे से पता चलता है कि जैसे जैसे शिक्षा का स्तर बढ़ता है वैसे वैसे जीवन जीने का स्तर भी बढ़ता है। यहाँ बता दें कि बेसिक लाइफस्टाइल में हमने उन लोगों को माना है जिनके घरों में सर्वे के दौरान मोबाइल, बिजली, सीलिंग फैन और LPG स्टोव जैसी मूलभूत सुविधाएं ही मिली, जबकि सामान्य लाइफस्टाइल में उन लोगों को रखा गया जिनके घर में बेसिक वस्तुओं के अलावा फ्रिज, टीवी और 2 व्हीलर जैसा सामान पाया गया, और लग्जरी श्रेणी में उन लोगों को रखा गया जिनके घरों में सामान्य लाइफस्टाइल वाली वस्तुओं के साथ 4 व्हीलर, एयर कंडीशनर और वॉशिंग मशीन मिले। देश के सिर्फ 3% परिवार ही लग्जरी श्रेणी में हैं। सर्वे ये भी बताता है कि दिहाड़ी लगाकर गुजारा करने वाले लोगों में अधिकतर ऐसे हैं जो सिर्फ रोजमर्रा की जरूरत के लायक ही कमा पा रहे हैं, और वकील, डॉक्टर या CA जैसे प्रोफेशन में अधिकतर लोग या तो सामान्य लाइफस्टाइल गुजार रहे हैं या लग्जरी लाइफस्टाइल तक पहुंच गए हैं। और सर्वे ये भी बताता है कि सामान्य और लग्जरी लाइफस्टाइल में महिलाओं की तुलना में पुरुष ज्यादा हैं, और रोजमर्रा की जरूरत को पूरा करने में जीवन खपाने वाले लोगों में महिलाएं ज्यादा हैं। सर्वे से मिली सीख बताती है कि देश में शिक्षा का स्तर बढ़ाया जाए तो ज्यादा लोग बेसिक लाइफस्टाइल से निकलकर कंफर्ट और लग्जरी लाइफस्टाइल में पहुंच सकेंगे, और देश में उपभोक्ताओं का एक बड़ा वर्ग तैयार हो सकेगा। मनी 9 के लिए मनोज कुमार की रिपोर्ट। ऐसे ही का